हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ये एक मनुष्य की मनुष्य की एक मुख्य क्रिया होती है। पाचन तंत्र होता है ये एक मुख्यतः अंदर जो इंटरनल एक अंग होता है। जो पाचन तंत्र होता है एक इंटरनल एक अंग होता है, हमारी बॉडी का एक अंग होता है जिसमें क्या होता है, पाचन होता है। तो पाचन में जो फर्स्ट स्टेप आएंगी, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, देखो पाचन कैसे होगा, तो पाचन की कुछ स्टेप्स आती है जिसमें फर्स्ट स्टेप है न्यूट्रिशन, पोषण। तो पोषण में 4 स्टेप आएगा। फर्स्ट है अंतर्ग्रहण, इंजेशन। अंतर्ग्रहण में भोजन को मुख में रखना, तो जैसे हम भोजन को मुख में रखते हैं तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण बोलेंगे। पाचन, डाइजेशन, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलना, जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में बदलना। थर्ड है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, जिसमें पचित भोज्य पदार्थों का आंतों के द्वारा अवशोषण करना। पचित जो भोज्य पदार्थ होगा उसको आंतों के द्वारा अवशोषण करना। तथा एसिमिलेशन, स्वांगीकरण में क्या होगा, अवशोषित भोज्य पदार्थों का शरीर की कोशिका द्वारा ऊर्जा के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अवशोषण, एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो अवशोषित भोजन होता है, सबसे पहले जो अवशोषित भोजन होगा, अवशोषित भोज्य पदार्थ का शरीर की कोशिका द्वारा ऊर्जा निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो हमने इससे पहले वीडियो में कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेल में किस प्रकार से भोजन से वो अवशोषित करती है ऊर्जा। उसके बाद बहिर्क्षेपण, इजेशन में क्या होता है कि अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर मल के रूप में त्यागना बहिर्क्षेपण कहलाता है। बाहर करना ही क्या कहलाता है, बहिर्क्षेपण कहलाता है। मनुष्य की आहार नाल, देखो ये क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम होता है इसमें क्या होगा, जो बक्कल केविटी, मुख गुहा बोलते हैं जिसे, बक्कल केविटी के माध्यम से मुख में हम क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। तो मुख गुहा, सबसे पहले क्या होता है कि मुख गुहा में भोजन को चबाया जाता है। तो पाचन की जो क्रिया होती है वो मुख से ही शुरू हो जाती है। एग्जाम में आता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाती है, मुख से ही शुरू हो जाती है। हम माउथ में भोजन को चबाते हैं तो वहीं से ही पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ग्रसनी, फेरिक्स, जिसे फेरिक्स कहते हैं। फिर ईसोफेगस, ग्रास नली, लीवर, यकृत, गाल ब्लेडर, पित्ताशय, स्टोमक, आमाशय, लार्ज इंटेस्टाइन तथा स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये पाचन तंत्र का डायग्राम है जिसमें क्या होता है कि मुख गुहा के माध्यम से भोजन को चबाया जाता है। फिर लार इसे लसलसा तथा मीठा बना देती है, भोजन को लसलसा तथा मीठा बना देती है, जिसके माध्यम से भोजन यहीं से पचना स्टार्ट हो जाता है। भोजन ईसोफेगस के माध्यम से, जो ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस में इसका पाचन नहीं होता, भोजन आता है स्टोमक में। स्टोमक में भोजन का पाचन होता है। भोजन कम से कम 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक स्टोमक में रहता है तथा स्टोमक इसे HCl, स्टोमक में क्या होता है कि HCl का स्रावन होता है। तो स्टोमक में ये HCl जो निकलता है वो भोजन का पाचन करता है। तथा लीवर में जो पित्त रस का स्रावन होता है, तो पित्त रस क्या करता है, भोजन का पाचन करने में सहायता करता है। तो पित्त रस के माध्यम से भोजन का जो पाचन होता है। फिर उसके बाद भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्टोमक के बाद भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में भोजन रेक्टम में इकट्ठा रहता है तथा एनस के माध्यम से इसका इंजेक्शन किया जाता है, बहिर्क्षेपण किया जाता है। आहार नाल, फर्स्ट स्टेप था आहार नाल। आहार नाल 9 मीटर लंबी होती है। आहार नाल जो पाचन तंत्र में जो आहार नाल होती है, पूरी आहार नाल जो पाचन तंत्र में आहार नाल मुख गुहा से लेकर एनस तक, मुख से लेकर पूरे एनस तक आहार नाल कहलाती है। मुख से लेकर एनस तक आहार नाल कहलाती है। तो जो आहार नाल होती है 9 मीटर लंबी होती है, 30 फीट, 9 मीटर या फिर
30 फीट लंबी होती है। आहार नाल के विभिन्न अंग। आहार नाल में आ जाएगा मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा एनस, रेक्टम, ये सब कुछ आहार नाल में आते हैं। आहार नाल की सहायक ग्रंथि लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय। आहार नाल की सहायक ग्रंथि होती है लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि तथा अग्नाशय। मुख गुहा, बक्कल केविटी। देखो, जो पाचन की जो क्रिया होती है मुख गुहा से स्टार्ट हो जाती है, बक्कल केविटी से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें टीथ, मुख में क्या होते हैं, टीथ होते हैं। तो जो टीथ होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं। हमारे जो टीथ होते हैं द्विबार दंती होते हैं, क्योंकि ये 2 बार आते हैं। एक बार बचपन में आते हैं तथा 7 साल के बाद टीथ फिर से आते हैं, इसलिए इसे द्विबार दंती कहते हैं। या फिर जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं तथा स्थायी दांत होते हैं वो 32 होते हैं। दूध के दांत 20 होते हैं, स्थायी दांत 32 होते हैं। दांत के प्रकार। दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। विषम दंतीय बोलते हैं जिसे। पहला होता है इंसिजर। इंसिजर कृदंक, कृंतक बोलते हैं जिसे, जो काटने के काम आता है। केनाइन, रदनक। केनाइन क्या हो जाएगा, रदनक हो जाएगा। चीरने तथा फाड़ने के काम आता है। प्रीमोलर, अग्र चवर्णक, चबाने के काम आता है। मोलर, चवर्णक, पीसने के काम आता है। दांत का सूत्र होता है U/L। U/L, यानी ये अपर होगा, ये लोअर होगा। U यानी अपर और L यानी लोअर। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपर में क्या होते हैं, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर। केनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर। लोअर में क्या हो जाएगा, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर इंटू 2। तो देखो, जो स्थायी दांत होते हैं, स्थायी दांत का जो सूत्र होगा अपर में क्या आ जाएगा, इंसिजर 2 होता है, 1 होता है केनाइन, 2 होता है प्रीमोलर तथा 3 होता है मोलर। नीचे में जो लोअर में हो जाएगा इंसिजर 2, केनाइन 2 तथा केनाइन 1, प्रीमोलर 2 तथा मोलर 3 इंटू 2। तो इसमें क्या होता है, ये जो 2 है, 2, 1, 3, ये कितना हो जाएगा, 5, 6, 7, 8। ये 8 तथा ये नीचे 8, दोनों का ये 8 का गुना किससे करेंगे, ये 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, तथा ये 8 का गुना ये 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 और 16 कितने हो गए, 32 हो गए। मतलब इसमें क्या होता है कि जो 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, ये जो अपर वाले जो 8 दांत है इसका गुना करेंगे इस 2 के साथ में तो 16 हो जाएगा। फिर ये पूरे नीचे वाले का गुना इस 2 के साथ में करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो टोटल 32 हो जाते हैं। दूध के दांत में भी क्या होता है, दूध के दांत में जो इंसिजर होता है वो 2 होता है, इंसिजर 2 होता है, केनाइन 1 होता है तथा प्रीमोलर, इसमें प्रीमोलर नहीं होता है, अग्र चवर्णक नहीं होता। जो चबाने के दांत होते हैं वो नहीं होते, तो चबाने के दांत इसमें नहीं होते। तथा जो मोलर होता है वो 2 होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 5, ये 5 का गुना इस 2 के साथ में करेंगे 10 हो जाएगा, इस 5 का गुना इस 2 के साथ में करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 और 10 20। तो दूध के दांत 20 हो जाएंगे तथा स्थायी दांत 32 हो जाएंगे। दूध के दांत में प्रीमोलर नहीं पाए जाते, दूध के दांत में प्रीमोलर नहीं पाए जाते, अग्र चवर्णक नहीं पाया जाता। दूध के दांत में प्रीमोलर नहीं पाए जाते, अग्र चवर्णक नहीं पाया जाता। दांत की आंतरिक संरचना। दांत में क्या होता है, इनेमल होता है, डेंटाइन होता है, पल्प होता है और मसूड़े, गम्स, ये तंत्रिका होती है दांत के अंदर। दांत कैल्शियम फास्फेट तथा कार्बोनेट के बने होते हैं। दांत कैल्शियम फास्फेट तथा कार्बोनेट के बने होते हैं। जिह्वा, टंग, यह एक मसल संवेदी अंग होता है। यह एक
मांसल संवेदी अंग होता है, यह स्वादग्राही होती है, स्वादग्राही होती है, स्वादग्राही होती है। जिह्वा में क्या होता है? पश्च भाग होता है, पोस्टीरियर पार्ट, ये इसके इम्पोर्टेंट पार्ट है। पश्च भाग, पश्च भाग में क्या होता है? इसमें कड़वा स्वाद होता है, बिटर स्वाद होता है। पश्च भाग में जो पीछे वाला भाग होता है इसमें कड़वा स्वाद होता है, तथा पार्श्व भाग जो बीच वाला भाग होता है इसमें खट्टा लगता है तथा मीठा अग्रभाग में लगता है। और इसके ऊपर ये स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। इसमें जो जो तीखा लगने वाला जो भाग होता है ये साइड में होता है, यहाँ पर। लार ग्रंथियाँ, सलाइवा ग्लैंड, मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। हमारे जो मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसका कार्य लार का श्रावण करना होता है, जिसका कार्य लार का श्रावण करना होता है। सलाइवा ग्लैंड 3 जोड़ी पाई जाती है, जिसका कार्य क्या होता है? लार का श्रावण करना होता है, जिसमें पैराटिड ग्रंथि, पैराटिड ग्रंथि होती है 2। कर्णपूर्व, जिसका नाम कर्णपूर्व है, ये कान के नीचे पाई जाती है। पैराटिड ग्रंथि होती है कान के नीचे पाई जाती है, जिसे कर्णपूर्व कहते हैं। कर्णपूर्व पैराटिड ग्रंथि, कर्णपूर्व मतलब ये कान के नीचे पाई जाती है। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि ये अधोजिह्वा, अधोजिह्वा ये जिह्वा के नीचे पाई जाती है। अधोजिह्वा ये जिह्वा के नीचे पाई जाती है, जिसे अधोजिह्वा भी कहते हैं। सब मैक्सिलरी ग्रंथि, सब मैक्सिलरी ग्रंथि इसे अधोजंभ भी कहते हैं, जिसे अधोजंभ कहते हैं। यह जबड़े के नीचे पाई जाती है, जिसे अधोजंभ कहते हैं, जो जबड़े के नीचे पाई जाती है। पैराटिड ग्रंथि में मम्स विषाणु के संक्रमण से गलसुआ हो जाता है। जो पैराटिड ग्रंथि होती है इसमें मम्स नामक विषाणु हो जाता है। पैराटिड ग्रंथि में मम्स नामक विषाणु की वजह से ही गलसुआ हो जाता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। जो लार का जो पीएच मान होता है 6.8 होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन करता है तथा शर्करा में बदल देता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित शर्करा को स्टार्च में बदल देता है, स्टार्च का पाचन कर शर्करा में बदल देता है। पाचन की क्रिया मुख से शुरू होती है, पाचन की जो क्रिया होती है मुख से शुरू होती है तथा मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जो माल्टोज होता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च को माल्टोज भी कहते हैं। स्टार्च माल्टोज शर्करा में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। एक दिन में 1.5 लीटर लार बन जाती है। हमारे जो मुख में होती है वो 1.5 लीटर लार बना लेती है। ग्रसनी तथा ग्रास नली, फेरिक्स या फिर इसोफेगस, ग्रसनी या फिर ग्रास नली, मुख से भोजन ग्रास नली से होते हुए ग्रास नली में जाता है, ग्रसनी से होते हुए मुख से भोजन ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली से भोजन क्रमाकुंचन गति करते हुए आमाशय में पहुंच जाता है, क्रमाकुंचन गति करते हुए आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय स्टोमक, यह जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। आमाशय जो स्टोमक होता है ये जे आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है, जिसमें भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है। आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जो आमाशय की जो दीवारें होती है उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो जठर रस का स्रावन करती है। जो आमाशय होती है, जो स्टोमक होता है, स्टोमक की जो दीवारें होती है जिसको अंदर होती है, अंदर यहाँ पर स्टोमक की दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस का स्रावन करती है। जठर रस क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नामक का स्रावन करती है, जो भोजन के पाचन करने में हमारी सहायता करता है। आमाशय में पेप्सिन नामक का एंजाइम पाया जाता है। आमाशय में
पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है। रेनिन एंजाइम दूध में प्रोटीन को केसिन में के पाचन में बदल देता है। मतलब जो रेनिन एंजाइम होता है, दूध में जो प्रोटीन होता है उसे केसिन का पाचन करता है। यकृत, लीवर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो लीवर होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो 1.6 kg की होती है, लगभग 1.5 किलो की होती है। जो लीवर होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो 1.5 किलो की होती है। यह पित्त रस का स्रावन करता है। जो लीवर होता है पित्त रस का स्रावन करता है, जिसका पीएच मान होता है 7.8 या फिर 8.3। 7.8 या फिर 8.3 होता है, ये क्षारीय होता है। पित्त रस का ग्रहण पित्ताशय में होता है। जो पित्त रस का जो ग्रहण होता है, संग्रहण होता है, वो पित्ताशय में होता है। पित्त रस में 2 वर्णक पाए जाते हैं, बिलिरुबिन तथा बिलीवर्डिन पाए जाते हैं। बिलिरुबिन तथा बिलीवर्डिन पाए जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो इसोफेगस के माध्यम से भोजन क्रमाकुंचन गति से जब स्टोमक में आता है, इसोफेगस के माध्यम से जब भोजन क्रमाकुंचन गति से जब स्टोमक में आता है, तो स्टोमक इसे 3 या 4 घंटे तक स्टोमक में भोजन रहता है। फिर जो भोजन में जो स्टोमक में HCl का स्रावन होता है, भोजन जो स्टोमक है, स्टोमक में HCl का स्रावन होता है। जो जठर रस बोलते हैं ना, जठर रस क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। तो इसकी जो ग्रंथियाँ होती है, जठर रस की जो ग्रंथियाँ होती है, ये स्टोमक का स्रावन करती, ये क्या करती है, HCl का स्रावन करती है। HCl का pH मान होता है 1.5 तथा 3.5 तक होता है। ये बहुत अधिक खट्टा होता है। अगर यही HCl हमारी स्किन के ऊपर डाल दे तो हमारी स्किन जल जाती है। देखो ये जो HCl होता है बहुत अधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है। ये अगर स्किन के ऊपर डाल दे तो स्किन जल जाती है, लेकिन फिर भी ये हमारे स्टोमक में रहता है। तो स्टोमक में जो म्यूकस झिल्ली होती है, म्यूकस झिल्ली स्टोमक को घिरे रहती है। मतलब ये झिल्ली इसकी सहायता के लिए होती है, म्यूकस झिल्ली। तो क्या होता है, भोजन HCl के माध्यम से भोजन को ये पचाने का कार्य करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। फिर उसके बाद जो भोजन है यहाँ से ड्यूडेनम, मतलब क्या होता है कि जब भोजन HCl का जो पाचन कर लेगा, HCl अम्ल इसमें भोजन का पाचन कर देता है। फिर लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस बनाता है। लीवर का जो मेन कार्य होता है बाइल जूस बनाना होता है। बाइल जूस पित्त रस बनाना होता है। लीवर पित्त रस बनाकर गाल ब्लेडर पित्ताशय में रखता है। लीवर पित्त रस बनाकर बाइल जूस बनाकर इसे संग्रहण करता है पित्ताशय में। तो पित्ताशय में जो संग्रहित क्या रहता है, लीवर जूस होता है। बाइल जूस जो होता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है, वो जो ये भोजन यहाँ से जो HCl रहित जो भोजन रहता है वो पाचन करके यहाँ तक आता है। तो गाल ब्लेडर में जो क्या बनता है, जो बाइल जूस जो इकट्ठा होता है, तो गाल ब्लेडर से जो बाइल जूस है वो इस भोजन को क्षारीय कर देता है। पहले भोजन अम्लीय होता है, तो अम्लीय भोजन को ये क्या कर देगा, उसको क्षारीय कर देगा, ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अम्लीय भोजन जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो जल जाएगी। या फिर देखो वो तो इतने जो HCl है, HCl रहित भोजन को पचा नहीं पाएगा, मतलब वहाँ से जाएगा तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे क्षति पहुँचाएगा ना। इसीलिए क्या करता है, ये भोजन को बाइल जूस के माध्यम से, बाइल जूस कहाँ पर रहता है इकट्ठा, गाल ब्लेडर में। तो गाल ब्लेडर क्या करता है, इसे क्षारीय कर देता है, भोजन को क्षारीय कर देता है। फिर उसके बाद जो भोजन है, भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाता है। रक्त में बिलिरुबिन की उपस्थिति में से पीलिया रोग हो जाता है। रक्त में अगर बिलिरुबिन की उपस्थिति अधिक हो जाए, बिलिरुबिन की अगर उपस्थिति अधिक हो जाए तो पीलिया हो जाता है। अमोनिया को यकृत में बदलने का कार्य यकृत करता है। अमोनिया को यकृत में बदलने का कार्य, यकृत में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन का विटामिन ए तथा विटामिन डी का संग्रहण होता है। यकृत में
सर्वाधिक पुनरुद्धान पाया जाता है, जैसे अगर यकृत क्या हो जाए, यकृत में अगर सर्वाधिक पुनरुद्धान पाए जाने की संभावना होती है। यकृत को अगर हम आधा काट भी दे तो वो फिर से पूरा हो जाएगा, मतलब कि यकृत में फिर से पुनरुद्भवन, मतलब पुनः वो जैसे का वैसा हो जाता है अगर उसे काट भी दे तो। पेनक्रियास या फिर अग्नाशय, यह शरीर का दूसरा बड़ा अंग होता है। यह मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय में लेंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है जो हार्मोन्स का स्रावन करती है। लेंगरहैंस की जो दीपिकाएँ होती है इसमें 2 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा कोशिका तथा बीटा कोशिका। तो अल्फा कोशिका क्या करती है, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन से निकलता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। लेंगरहैंस की दीपिकाएँ भी कहते हैं। तो लेंगरहैंस की जो दीपिकाएँ होती है इसमें दो प्रकार की कोशिका होती है, एक अल्फा कोशिका तथा बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका को ग्लूकेगान भी कहते हैं, ग्लूकेगान हार्मोन से निकलता है। जो अल्फा कोशिका होती है इसमें से ग्लूकेगान हार्मोन से निकलता है, अल्फा कोशिका में से ग्लूकेगान हार्मोन से निकलता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, तथा बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन से निकलता है। इससे इंसुलिन निकलता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस को पूर्णपाचक रस भी कहा जाता है। अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस को पूर्णपाचक रस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है छोटी आंत तथा बड़ी आंत। छोटी आंत ये 6.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत 6.5 मीटर लंबी होती है। इसके भी 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेंजुनम और जेंजुनम तथा इलियम। छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन यहाँ पर संपन्न हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है, तथा छोटी आंत की दीवारों में उपस्थित रसांकुर विलाई द्वारा पोषक पदार्थ का अवशोषण होता है। छोटी आंत से अपचा भोजन बड़ी आंत में पहुँच जाता है। बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन, यह 1.5 मीटर लंबी होती है। यह अपचे भोज्य पदार्थ को जल तथा खनिज का अवशोषण किया जाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, सिक्रम, कोलन तथा रेक्टम, मलद्वार से आगे गुदाद्वार तक अपचे भोजन का त्याग किया जाता है।